हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग विज्ञान केवल कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2023 बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे, जो 27 फरवरी को होने वाले यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग अवश्य पढ़िए और इससे जो है कि लाभ उठाइए और बहुविकल्पीय प्रश्नों को सही करके आइए, कोई गलत ना हो, छूटे ना। तो इसलिए जो है कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समय बहुत कम रह गया है, इसलिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग जो है कि तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी क्या होता है समतल दर्पण की? ए विकल्प दिया है 0, बी अनंत, सी 25 सेंटीमीटर, डी -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। इस प्रश्न का उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ए 1, बी 1 से कम, सी 1 से अधिक, डी अनंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? प्रतिबिंब के लगभग जो है कि 1 के बराबर होता है, अर्थात विकल्प ए सही है। 1 के 1 होता है, पूरा 1 होता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या r से हम डिनोट करते हैं, तो r बराबर क्या होता है? 2f होता है। ठीक है, तो 2f के हिसाब से हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो 10 गुणे 2 गुणे 10 कर लेंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है कि जो विकल्प में देखते हैं क्या क्या दिया है, ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न को r बराबर 2f से करके हल निकाल लेंगे। चूँकि ये उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी प्लस में होगा, तो ये 20 सेंटीमीटर, विकल्प बी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध है। यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना है। तो क्या होता है? r बराबर 2f होता है, या f बराबर r/2 होता है। तो इसमें जो है कि क्या आ जाएगा? r बराबर 2f के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प बी है, r बराबर 2f। इसमें 4 विकल्प दिया है, r बराबर f/2, बी दिया है r बराबर 2f, सी दिया है r बराबर f, डी दिया है r बराबर 4f। तो इस प्रश्न का फार्मूला के हिसाब से ये निकल गया r बराबर 2f। अगला प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, डी इनमें सभी। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक हम अपने हिसाब से जो है कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जिस प्रकार का जो है कि लेंस या दर्पण होगा उसके हिसाब से निकालेंगे। तो ये सभी में होगा, तो इसका विकल्प डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। यानी प्रश्न कर रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। विकल्प कह रहा है, ए केवल समतल, बी केवल उत्तल, सी केवल अवतल, डी या तो समतल अथवा उत्तल। तो समतल दर्पण से इसका विकल्प डी सही है। समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सीधा होगा और
जो है कि प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होगा। तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है y के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। यानी y के सापेक्ष जो माध्यम नीचे दिया गया है उसमें अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ए जल, बी हीरा, सी कांच, डी तारपीन का तेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हीरा सबसे कठोर होता है और हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, हीरा। अगला प्रश्न है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण कहाँ से चल रही है। तो इसका विकल्प देखिए, ए दिया है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, बी कह रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, सी कह रहा है सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, और डी दोनों माध्यम एक ही हो। तो सी विकल्प कह रहा है सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, डी दोनों माध्यम एक ही हो। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तभी जो है कि क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। जब सघन से विरल में माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका जो है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मान तुलना में आपतन कोण क्या होगा, अधिक होगा। विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा, आभासी ये हो, सीधा हो, बड़ा हो, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। ए लेंस के मुख्य फोकस पर, बी फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, सी अनंत पर, और डी लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी सही होगा, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए कार्निया, बी आइरिस, सी पुतली, डी रेटिना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वस्थ जब आँख रहेगी तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, रेटिना। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है कहाँ? ए रेटिना पर, बी रेटिना के पीछे, सी रेटिना के आगे, डी नेत्र लेंस पर। तो दूरदृष्टि जब दोष होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। यानी विकल्प बी सही है, रेटिना के पीछे। अगर यही निकट दृष्टि होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता? रेटिना के आगे। अगर यहाँ पर निकट दृष्टि होगा तो कहाँ बनता? रेटिना के आगे। तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर दो प्रश्न बन सकते हैं। अगर दूर दृष्टि होगा तो रेटिना के पीछे, और निकट दृष्टि दोष होगा तो रेटिना के आगे बनेगा। तो ये प्रश्न जो है कि बच्चे अपना जो है कि तैयार कीजिए। अगला प्रश्न है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। सबसे अधिक विचलन यानी फैलाव किसका होता है? ए बैगनी रंग का, बी हरे रंग का, सी पीले रंग का, डी लाल रंग का। तो आप जानते हैं कि आकाश का रंग नीला होता है प्रकीर्णन के कारण। तो ये जो है कि इस प्रश्न का जो है कि प्रिज्म से जब भी प्रकाश की किरण गुजरेगी तो बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा फैलाव या प्रकीर्णन या विचलन होगा। विकल्प ये सही है। अगर इसी तरह से
अगर प्रश्न को घुमा दिया जाए कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे कम विचलन होगा तो ये लाल रंग का होगा। यहाँ पर ये लाल रंग का होगा जब सबसे कम विचलन की बात होगी। इसी कारण से ट्रैफिक लाइट पर रेड सिग्नल लगाया जाता है तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे अधिक विचलन कहेगा तो बैंगनी रंग का, सबसे कम कहेगा तो लाल रंग का। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग निम्न में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? सबसे अधिक ए वायु में, बी जल, सी कांच, डी निर्वात। तो इसमें क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है। निर्वात में अर्थात प्रकाश का चाल कितना होता है? 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसको मीटर में बदलेंगे तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलता है निर्वात में। तो इस प्रश्न का उत्तर निर्वात होगा। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और इसका विकल्प दिया है ए जूल, बी कूलाम, सी वोल्ट, डी एम्पियर। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, बी कूलाम होता है जो आवेश का होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है और धारा का एम्पियर होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अगला प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक। धारा यानी जब धारा उससे प्रवाहित हो रही है तो धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। तो इसका विकल्प देखते हैं ए कूलाम, बी जूल, सी एम्पियर, डी ओम। अब यहाँ कूलाम इसके पहले प्रश्न में आया था, ये आवेश का मात्रक है। जूल कार्य यानी ऊर्जा का मात्रक है। सी धारा एम्पियर का मात्रक है, धारा का मात्रक एम्पियर है, धारा आई को। और ये डी क्या है? ओम। ये किसका है? प्रतिरोध का मात्रक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एम्पियर। धारा किस में मापा जाता है? एम्पियर में। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मापन किया जाता है, यानी विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का दिया है वोल्ट मीटर में, बी अमीटर में, सी गैल्वेनोमीटर में, डी ऊर्जा मीटर में। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? अमीटर होता है। विकल्प बी सही है, अमीटर। विकल्प बी सही है, अमीटर। अगला प्रश्न है ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। ओम के नियम के अनुसार क्या होगा? धारा और विभवांतर भी और धारा आई के बीच ग्राफ क्या होता है? तो ये जो है कि क्या होता है? भी प्रोपोर्शनल आई के होता है। और यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाता है जिसको कि आर से हम डिनोट करते हैं। तो इसका जो है कि ए विकल्प दिया सरल रेखा, बी वृत्त, सी अर्धवृत्त और डी जो है कि विकल्प मान लीजिए कि डी में कोई भी विकल्प दिया हो जो है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ए सरल रेखा। सरल रेखा भी प्रोपोर्शनल आई। तो इसको क्या लिख सकते हैं? भी बराबर आई इंटू आर इंटू आई। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आर हो जाएगा इसका एक स्थिरांक। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति बराबर है। एक अश्वशक्ति किसके बराबर है? ए 726 वाट, बी 736 वाट, सी 746 वाट, डी 756 वाट। तो एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। विकल्प सी सही है, 746 वाट। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ए ओम, बी ओम प्रति मीटर, सी ओम मीटर, डी मीटर बटे
ओम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए सही है, विकल्प ए ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसके पहले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया गया था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी पढ़ लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए। आपको परीक्षा में जो विकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं उसके लिए आपको जो है कि काफ़ी मदद मिलेगा। इसलिए इन प्रश्नों को बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इससे जो है कि काफ़ी सीरियस होकर के पढ़िए, क्योंकि आगामी 27 फरवरी को आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए जो है कि आप लोग इससे बढ़िया से तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न है, हीटर का तार बना होता है। हीटर में जो तार लगे होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? ए तांबे का, बी पीतल का, सी नाइक्रोम का, डी लोहे का। तो इसमें जो है कि ये हीटर का तार किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। विकल्प सी सही है, नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो विकल्प दिया है ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पियर, डी वाट सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प वाट सेकेंड होता है इसका जो है कि ऊर्जा की इकाई क्या होता है? वाट सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी केवल विद्युत क्षेत्र, सी चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कि गतिमान आवेशित कण उत्पन्न क्या करता है? दोनों उत्पन्न करता है, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का विकल्प सी सही है, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है। चुंबकीय बल रेखाएं होती है क्या है? विकल्प ए सदैव समानांतर होती है, बी एक बिंदु पर मिलती है, सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, डी परस्पर काटते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? तो जैसे ये चुंबक है, तो चुंबक पर जो है कि ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, तो ये क्या होती है? एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगला है, प्रश्न कह रहा है कि बी, ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत है, इनके बीच संबंध होता है। तो बी को क्या कहा जाता है? बी को चुंबकीय क्षेत्र, ए को क्षेत्रफल और फाई को फ्लक्स के रूप में जो है कि संकेत दिया गया है। तो इनके बीच में क्या संबंध होता है, यानी इनका सूत्र बताना है कि क्या होता है। यानी बी चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल और फाई चुंबकीय फ्लक्स के संकेत है, इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो ए विकल्प कह रहा है फाई बराबर बी इंटू ए, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। बी कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बराबर फाई इंटू ए, और सी विकल्प कह रहा है ए बराबर बी इंटू फाई, और डी बराबर कह रहा है ए बी इंटू फाई बराबर ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, फाई बराबर बी इंटू ए। फाई बराबर क्या होता है? बी इंटू ए। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र में क्या रूपांतरण होता है? विद्युत जनरेटर यानी जनरेटर, जिससे कि बिजली के बल्ब जलाए जाते हैं। तो ए कह रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी कह रहा है ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, सी कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो क्या करता है, पहले जो है कि हम क्या करते हैं, पहले एनर्जी लगाते हैं यांत्रिक ऊर्जा, जैसे उसके हैंडल
क्या करके जो है कि हम अपने जो है कि आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी पहले यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, खर्च करते हैं, तब वो हमें जो है कि प्रतिफल के रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम है। ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी ओम का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। विकल्प ए सही है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला कह रहा है प्रश्न कि लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ए बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बहुत अधिक बढ़ जाता है। विकल्प सी सही है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? ए रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये क्या करता है? विद्युत मोटर सबसे पहले वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे विद्युत आती है तो पंखे चल जाते हैं, मोटर चलाने पर मोटर चल जाती है। तो इस तरह से जो है कि ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को जो है कि यांत्रिक ऊर्जा में यानी कार्य करने में बदल देता है। इसका उदाहरण जैसे पंखे में अगर लाइट आई तो पंखे का स्विच ऑन करेंगे तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जिसके कारण से पंखे चलने लगते हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इन प्रश्नों को काफ़ी जो है कि तैयारी कीजिए, जिससे कि आगामी 27 फरवरी को आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे नंबर पाएँ। तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप सही ढंग से कर डालिए। इसके पहले भी जो है कि अति महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे, उस वीडियो में भी देखिए सर्च करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और यहाँ भी फिर 50 क्वेश्चन अलग से दिए जा रहे हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न लगभग 100 हो गए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और पेपर को दीजिए, जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इसलिए जो है कि आप इसे जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा। मेहनत कम करेंगे नंबर कम आएगा, और मेहनत ज़्यादा करेंगे ज़्यादा नंबर आने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है वेबर किस राशि का मात्रक है? किस राशि का मात्रक है? ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी चुंबकीय फ्लक्स की, सी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की, डी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वेबर किसका मात्रक है, किस राशि का मात्रक है? तो विकल्प बी सही है, चुंबकीय फ्लक्स की। किसकी है? चुंबकीय फ्लक्स की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या Fe प्लस CuSO4 क्रिया करके क्या बनाता है? Cu प्लस FeSO4, यानी उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया क्या कर रहा है कि Fe जब CuSO4 से क्रिया करता है तो क्या करता है? Cu को जो है कि Fe रिफ्लेक्ट कर देता है, हटा देता है, और FeSO4 के साथ जुड़ जाता है। यानी क्रियात्मकता के रूप में देखा जाए तो CuSO4
को रिप्लेस करने की क्षमता जो है कि Fe में है, यानी उसकी सक्रियता ज़्यादा है। तो इसका विकल्प कह रहा है ए संयोजन अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या कर रहा है, CuSO4 से क्या कर रहा है, FeCu को विस्थापित कर दे रहा है और FeSO4 बना ले रहा है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगा। इसका प्रश्न का विकल्प डी सही है, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। जो फोटोग्राफी स्टूडियो में किया जाता है उसमें जो है कि कौन सा जो है कि रसायन प्रयोग किया जाता है। ए कह रहा है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, बी PbNO3 ट्वाइस, सी FeSO4, डी CaCO3। तो इसमें जो है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त क्या किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड, यानी विकल्प ए सही है, AgCl का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम लिखिए। एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम लिखिए। ए कॉपर, बी जिंक, सी सल्फर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, कॉपर। विकल्प ए सही है, कॉपर। अगला प्रश्न है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और अम्ल का जो है कि pH मान कितना होता है, जो है 7 से कम होता है। जो भी अम्ल होंगे उनका मान 7 से कम होता है और जो क्षार होते हैं उनका मान 7 से अधिक होता है और जो उदासीन होते हैं उनका pH मान 7 होता है। तो प्रश्न संख्या कह रहा है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है। तो H2SO4 क्या है, अम्ल है। तो इसका विकल्प कह रहा है A 0, B 7, C 7 से कम, D 7 से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प C सही है, 7 से कम, 7 से कम। अगला प्रश्न है एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्या होगा, उसका pH मान क्या होगा। तो इसका जो है कि आपको एक संकेत है जिसके आधार पर ये हमेशा याद रखेंगे तो आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अनिल से आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अ से अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अनिल, ये याद रखेंगे, यानी अम्ल क्या करेगा कि नीले लिटमस को लाल कर देगा। यहाँ पर यही पूछ रहा है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। तो यानी अनिल पर बैठा लेंगे तो अ से अम्ल हो गया, नी से नीले हो गया और ल से लाल कर देता है नीले लिटमस को। तो इसका जो है कि सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न संख्या जो है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ए जो है कि 6 दिया है, बी 7 दिया है, सी 8 दिया है, डी 10 दिया है। तो ये तो हमने आपको अनिल बताया शब्द। तो इसमें जो है कि जिसका जो है कि मान ये जो है कि 6 है तो ये अम्लीय होगा, बी 7 उदासीन होगा और सी 8 क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा और 10 भी क्षारीय हो जाएगा। जबकि ये क्या कह रहा है, pH मान होगा, अनिल के हिसाब से अम्ल है तो इसका मान क्या होगा, विकल्प ए सही है, 6 होगा, 6 होगा, विकल्प ए 6।
शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? A0, B1, C7, D14। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जल क्या होता है? उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, जल होगा। अगला है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा पहला है NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। बी विकल्प कह रहा है सोडियम जो है कि कार्बोनेट और जल। और सी कह रहा है CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण। और डी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो धावन सोडा यानी कपड़े धोने वाला सोडा का सूत्र पूछ रहा है, तो इसका जो है कि क्या हो जाएगा? उत्तर विकल्प बी सही है, Na2CO3। Na2CO3 इंटू 10H2O यानी विकल्प बी सही है, यानी धावन सोडा का सूत्र विकल्प सी बी सही है। अगला प्रश्न है 38 नंबर। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है क्या? विकल्प ए सिलिका, बी कॉपर, सी जिंक और डी कार्बन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जिंक ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सा बनाता है? जिंक बनाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? Ag सिल्वर, बी सोडियम, सी एल्युमिनियम, डी Cu कॉपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सही है, सोडियम सही है, विकल्प बी सोडियम सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? ऊष्मा की कुचालक जिसमें ऊष्मा का संचरण न हो, यानी विद्युत का प्रवाह न हो, तो जो है कि संचरण न हो, तो ए कह रहा है पारा, बी सोडियम, सी सीसा, डी लोहा। इस प्रश्न में सभी में जो है कि क्या हो रहा है? पारा में, सोडियम में और जो है कि लोहा में क्या होता है? ऊष्मा जो है कि बहती है। इसलिए जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सीसा। निम्न में से कौन सी ऊष्मा कुचालक है? न पारा है, न सोडियम है, न लोहा है, तो क्या बचा? सीसा। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग जो है कि बार बार रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए। 27 फरवरी को आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो, इसलिए इन प्रश्नों को काफ़ी जो है कि रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए और बार बार पढ़िए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है, उसके बारे में कह रहा है। ए एथेन, बी मेथेन, सी एथिलीन और डी एथाइल एल्कोहल। इसमें कौन असंतृप्त है? असंतृप्त विकल्प सी एथिलीन असंतृप्त है, असंतृप्त यौगिक है एथिलीन। अगला प्रश्न है यकृत स्रावित करता है। यकृत यानी लीवर स्रावित क्या करता है? ए लार, बी जठर रस, सी पीतरस, डी अग्नाशयिक रस। तो लीवर किस चीज़ का स्रावित करता है? तो लीवर पीतरस को स्रावित करता है, विकल्प सी पीतरस को। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी यानी कुछ ऐसे जो है कि पौधे होते हैं जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं जो दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी में क्या होता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी वो स्वयं अपने भोजन बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपर्युक्त सभी। तो स्वपोषी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, अर्थात विकल्प डी सही है, उपर्युक्त सभी। स्टूडेंट, आप लोग इन प्रश्नों को
अच्छी तरह से कीजिए, तैयार कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जहाँ पर कोई भी दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो, उसे आप कमेंट में भेजिए। आपको उसका सलूशन या उस पर जो है कि उत्तर तुरंत दिया जाएगा। तो इसलिए आप बच्चे इन प्रश्नों को तैयारी करके अच्छी तरह से जो है कि तैयार कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। द्वार कोशिकाएं पाई जाती है ए जड़ों में, बी रंध्रों में, सी बात रंध्रों में, डी उपर्युक्त सभी में। तो द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो विकल्प बी सही है, रंध्रों में पाई जाती है। विकल्प बी सही है, रंध्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 44, पादप में जाइलम का कार्य होता है। पादप में जाइलम का काम क्या होता है? जो जड़ों से जल को पौधों के पत्तों तक, तनों तक ले जाता है। ए उत्सर्जित पदार्थों का संवहन, बी जल का संवहन, सी भोजन का संवहन, डी अमीनो अम्ल का संवहन। तो जाइलम क्या करता है? जस से जाइलम, जस से जल का संवहन करता है। विकल्प बी सही है, जल का संवहन करता है। अगर यहीं फ्लोएम होता तो वो जो है कि भोजन को जो है कि वो क्या करता है? पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? अधिक अनुकूल पूछ रहा है। केवल अनुकूल पूछता तो सभी होता, और लेकिन सबसे अधिक तो ए तना, बी पत्ती, सी जड़, डी प्रकलिका। तो सबसे अधिक अनुकूलन क्या है? ए विकल्प सही है, तना। ए विकल्प सही है, तना। क्या सही है? तना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी डिंबवाहिनी। तो मादा जनन तंत्र में अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है और डिंबवाहिनी होता है। यानी विकल्प सी शुक्रवाहिका नहीं होता है, शुक्रवाहिका नहीं होता है। समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग का उदाहरण है, ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय, और डी विकल्प कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का समजात अंग क्या है? उपर्युक्त सभी है, यानी विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। ए कैपिटल टी टी, बी कैपिटल टी स्मॉल टी, और सी स्मॉल टी दोनों, और डी स्मॉल टी कैपिटल टी। तो शुद्ध लंबे पौधे का जीन क्या होगा? कैपिटल टी टी, यानी विकल्प ए सही है, कैपिटल टी टी। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ए 42, बी 44, सी 46, डी 48। तो मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। विकल्प सी सही है, 46। अगला प्रश्न है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, ए एक्स वाई, बी एक्स एस, सी वाई और डी एक्स। तो पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? एक्स वाई होता है, एक्स वाई होता है। विकल्प ए सही है, एक्स वाई। और महिलाओं में क्या अगर पूछ देता है पुरुष की जगह पर कि महिलाओं में लिंग गुणसूत्र होता है, तो महिलाओं में एक्स गुणसूत्र होता है। तो इसका महिला पूछता तो विकल्प बी सही है, एक्स होगा, और पुरुष में एक्स और वाई होता है। अगला प्रश्न है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथिल एल्कोहल का क्या नाम है? IUPAC नाम क्या है? इस प्रश्न
अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। ए मेथेनॉल, बी एथेनॉल, सी एथेनॉल, डी प्रोपेनॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एथिल अल्कोहल का एथेनॉल, विकल्प सी एथेनॉल। एथेनॉल सही है। अगला है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, ये एल्केन ग्रुप का है। तो इस प्रश्न में ए विकल्प दिया है C3H6, बी C3H8 और सी दिया है C3H4 और डी दिया है C2H5। तो इसका सूत्र क्या होता है? एल्केन ग्रुप का CnH2n+2। तो इसके अनुसार देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, N के जगह पर 3 रखेंगे तो C3 और जो है कि और 3 दूना 6 2 8। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, यानी C3H8 सही है। तो इस तरह से जो है कि पूरे क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट किया गया ऑब्जेक्टिव टाइप के। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए स्टूडेंट, समय बहुत कम है। 27 फरवरी को होने वाला परीक्षा में आप इन प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव को हल करके आप अधिक से अधिक नंबर लाइए और आपको जो है कि इनमें से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। इसके पहले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है कि वीडियो दिया गया है, उसको भी आप लोग जो है कि पढ़िए और तैयार कीजिए। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट। 27 फरवरी के लिए उज्जवल भविष्य और पेपर अच्छे हो उसके लिए शुभकामना देते हैं और इसकी आप लोग तैयारी कीजिए। बार बार अधिक से अधिक लोग जो है कि इसे देख करके लाभ उठाएं। धन्यवाद।